और कुछ क्वेश्चन आपका? स्टडी रूम का एडजस्टमेंट कैसे करें? देखिए, एक कहते हैं ना स्टडी रूम का एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए। स्टडी रूम देखिए, सबसे पहला बात, जो आपका स्टडी रूम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। सफाई का एकदम खासा ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपका रूम साफ़ सुथरा रहेगा तो आपको पढ़ने में काफ़ी मन लगेगा। तो रूम आपका नीट एंड क्लीन होने, झाड़ू पोछा लगाते रहिए बराबर। दूसरा बात, बुक आप तरीके से रखिए, सब्जेक्ट वाइज करके आप उसको अरेंज करके रखिए कि जब भी कोई बुक का जरूरत पड़े फटाक से निकाल के पढ़ ली। स्टडी टेबल आपका होना चाहिए। देखिए, पढ़ने का तरीका हमेशा आपको चेयर और टेबल पे होना चाहिए। जो लेट के पढ़ने का जो तरीका है वो देखिएगा, एक आध घंटा जैसे तैसे पढ़िएगा, फिर आपको नींद आ जाएगा, सो जाइएगा। तो कोशिश ये करना है कि बेड पे लेट के नहीं पढ़ना है। स्टडी टेबल हो, चेयर हो, प्रॉपर तरीके से आप टेबल लाइट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि टेबल लाइट से क्या होता है कि पूरा कमरा आपका अंधेरा है और जितना दूर आपका जो वो जाता है लाइटिंग, वो आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाता है पढ़ने में। पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए उसको, एकदम फैक्ट रखिए। अच्छा, उसके अलावा जो आपका स्टडी टेबल के जो सामने का जो पोर्शन होता है, कोशिश कीजिए वहाँ पे थर्मोकोल का मोटा वाला जो नहीं आता थर्मोकोल, उसके ऊपर कलर पेपर चिपका दीजिए, उसको वहाँ पे लगा दीजिए। वो छोटा छोटा पिन वाला आता है, तो कुछ भी चीज़ आपको जैसे फैक्ट और रटना हो तो कागज़ में आप लिखे, कटिंग करके रखे, उसको पिन में ऐसे करके पिन अप कर दिए। तो सामने जो होता है ना टेबल के जस्ट सामने, वो चीज़ रहना चाहिए कि जो भी पढ़ा हुआ चाहिए वहाँ पे हम चिपका सकें रिवीजन कराने के लिए। दूसरा, आपके कमरे में वर्ल्ड मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप होना चाहिए, जिसमें कि पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों होना चाहिए। तो ये मैप आपके हर समय सामने होना चाहिए। तो कमरा आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। स्टडी रूम आपका बहुत ही स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। आप अपने तरीके से अरेंज कीजिए, टेबल चेयर पे पढ़िए, अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी पढ़ने का तरीका तो वही होना चाहिए। आपको और कोई सवाल? जी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए? अब देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा समस्या भी बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए खास करके, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए, अक्सर क्या होता है, जैसे मोबाइल लिए, नोटिफिकेशन आपका तुरंत जो है टिंग टिंग करने लगा। आप सोच रहे यार देखते हैं, जरा सा लाइक कमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में अच्छा चीज़ है, जो बात सही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि देश में चल क्या रहा है। अच्छी बात है, देश दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, सबका ओपिनियन पता चलता है। जिन वैसे लोगों से भी आप परिचित हो पाते हैं जिससे आमतौर पर आप मिलना जुलना उतना आप नहीं मिल पाते हैं समय की वजह से। तो सोशल मीडिया अपने आप में कहते हैं कि दो धारी तलवार है। अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपका ठीक है, कनेक्शन होना ही चाहिए सभी लोगों से, दुनिया से जुड़ाव होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप इसका कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप एडिक्टेड हो जाइएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, आप मतलब बैड एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। मतलब ये चीज़ कि आपका वो बहुत ज़्यादा टाइम किल करेगा। और कई बार क्या होता है सोशल मीडिया पे, तो जानते हैं डिबेट आए दिन चलते रहता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ये सब चीज़ें होते रहता है। और अगर आप उस मुद्दे पे ज़्यादा उलझते हैं तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और फिर अनचाहा किसी से दुश्मनी भी हो जाता है। ये बात सही है कि सोशल मीडिया पे जब भी आप कुछ पोस्ट डालते हैं उससे सामने वाला आपको जज तो करता है, इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। तो ना चाहते हुए भी वो आपके बारे में पूर्व धारणाएँ जिसको कहते हैं, जो प्रिजम्पशन है, वो ऑटोमेटिक बना लेता है। तो सोशल मीडिया का मेरे ख्याल से एक अच्छा इस्तेमाल है। आप एक अच्छा तरीका है कि आप जो भी चीज़ सोचते हैं वो आपके बारे आपके मतलब आपके थ्रू आप पूरा दुनिया से आप जुड़ सकते हैं, अपना संदेश दे सकते हैं। लेकिन उसका भी तरीका एक विद्यार्थी को, देखिए मेरे ख्याल से जितना हो सके थोड़ा सा उससे डिस्टेंस ही बना ले तो ज़्यादा बेटर है। कम से कम आप इस्तेमाल कीजिए, जितना ज़रूरी है उतना इस्तेमाल कीजिए। कुछ और सवाल? जी, सब्जेक्ट के बीच तालमेल कैसे रखें और किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें और कितना छोड़ें? देखिए, सब्जेक्ट जैसे मेजर जो जीके जीएस का जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो आमतौर पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स आमतौर पे यही पढ़ते हैं। देखिए मेरे ख्याल से, देखिए मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि हमें ये बात पता होना चाहिए हमें विद्वान नहीं बनना, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपके पास एक अच्छा रणनीति होना चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री भी उतना ही टाइम देना जितना कि पॉलिटी। तो सब्जेक्ट के बीच ये संतुलन बना होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है वहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा कम में भी काम चला सकते हैं। तो ये तालमेल ज़रूरी है। और आपका दूसरा सवाल क्या था? किसी भी स्टूडेंट की तैयारी में टीचर का क्या रोल है? नहीं, आप इसमें जो दूसरा सवाल जो था कि वो कुछ पूछ रहे थे ना कि वो सब्जेक्ट में कैसे तालमेल बैठाना चाहिए, उसके अलावा और क्या था उसमें क्वेश्चन? कितना पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए? अच्छा हाँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी टॉपिक को हम कितना पढ़ें कितना छोड़ें। देखिए, जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं अनावश्यक रूप से आपके एग्जाम के लिए नहीं होती है, नॉलेज के लिए होता है कि आप ठीक है नॉलेज बढ़ाइए, पर जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट टाइम में आप सब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम में आपको छांटना आना चाहिए कि ये, चूँकि जब आप देखिए छांटना कैसे आपको आएगा, आपको पहले बताते हैं। जैसे आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं
तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको ये मोटा मोटी रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1857 की क्रांति, कई सारे विद्रोह हो जाते हैं, किसान विद्रोह होते हैं, वहाँ से सवाल, जैसे कि महात्मा गांधी से रिलेटेड सवालें बहुत पूछी जाती है, जयप्रकाश नारायण से सवाल पूछी जाती है। तो जब आप दोबारा जब पढ़ेंगे नोट्स को, अपने नोट्स को, तो आपको लगेगा अरे यार ये टॉपिक इसका फेवरेट है बीपीएससी का, तो उसको क्या करना, अंडरलाइन कर लेना है, ये टॉपिक हम बार बार रिवीजन करना है। और अनावश्यक रूप से जो चीज़ें बहुत उतना ज़रूरी नहीं है उसको इग्नोर कर देना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज आए, कौन सा कोठी बनाया, ठीक है एक बार फर्स्ट टाइम हम पढ़ लेंगे, लेकिन सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, जितने सारे चार्टर एक्ट आए वो पढ़ना है हमें। 1858 जो 1857 की क्रांति के बाद का, जो 1858 में जब ब्रिटिश जब खुद शासन करने लगे, जब यहाँ पर कंपनी का अधिकार खत्म होकर के सीधा जो क्राउन का शासन आया, तो फिर कांग्रेस का आया, फिर 1905 में कई सारे एक्ट आए। तो ये कहने का मतलब ये है कि वैसे टॉपिक को पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको छांट लीजिए, फिर उस हिसाब से आप कीजिए उसमें। किसी भी स्टूडेंट की तैयारी में टीचर का क्या रोल है? देखिए सच पूछिए ना तो टीचर का रोल होता भी और नहीं भी होता है। अब देखिए ये चीज़ें क्या है, देखिए टीचर, देखिए प्रिपरेशन, जैसे आप सिलेक्शन की बात अगर करें ना, तो कोई भी टीचर किसी का सिलेक्शन नहीं दिलाता, ये सबको पता है ये बात। फाइनली जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन आप अपने दम पे लीजिएगा। कोई भी जैसे कोचिंग बच्चा जाता है, पढ़ाई करता है सब, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टीचर्स क्या करता है, आपको कम समय में आपको चीज़ों को प्रिपेयर करा देता है, लेकिन उस चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करना एग्ज़ाम निकालने में वो आप पे डिपेंड करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मेरा पहला ओपिनियन है कि कोचिंग हो सके तो नहीं ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने के लिए एबल हैं, अगर आपका बेसिक्स अच्छा है, तो आप मार्केट में बुक मिलता है, आप आराम से लाइए, उसको पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगे कि चलो मेरा बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है और हमको एक मार्गदर्शक का ज़रूरत है, तो टीचर क्या होता है, टीचर एक कोच होता है। मतलब जैसे आपको, जैसे क्रिकेट टीम का कोच का काम क्या है, सिर्फ उसको गाइडलाइन जारी करना, बाकी प्लेयर की क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो सेंचुरी मारेगा कि नहीं मारेगा, बॉलर विकेट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, वो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। कोच आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता है, टीचर भी एक आपको गाइडलाइन बता सकता है, रास्ता बता सकता है कि इस चीज़ को हम कैसे प्रिपेयर करें, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी करना भाई खुद से होता है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि टीचर का रोल है, ऐसा नहीं कह रहे नहीं है, टीचर का भी रोल है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन आपको टीचर नहीं दिला सकता है, ये बात कन्फर्म है। और दूसरा बात है कि जब आप किसी टीचर से, अब एक चीज़ और भी है कि एक स्टूडेंट को किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो एक स्टूडेंट्स को हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब, देखिए टीचर स्टूडेंट के बीच रिलेशन क्या है कि आप स्टूडेंट हैं, टीचर के पास गए पढ़ने के लिए, टीचर आपको क्या दे रहा है, सर्विस, और आप उस सर्विस के बदले क्या दे रहे हैं, फीस। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और उसको पैसा देते हैं, और सामान खरीदने वक्त आप क्वालिटी का भी चेक करते हैं। तो जस्ट लाइक टीचर में भी ये होना चाहिए कि जो आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर है, आप उसके पास जाइए पढ़ने के लिए। और याद रहे कि गुरु भक्ति के चक्कर में तो बिल्कुल मत फंसिए। ध्यान रखिए वो टीचर है, उस टीचर का भी वैल्यू उतना ही जैसे जितना ज़्यादा दुकानदार की है, उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, आप रिस्पेक्ट कीजिए। पर ध्यान रखिए कि गुरु भक्ति के चक्कर में पूरा मत लीन हो जाइए कि टीचर जो कहेगा उसी चक्कर में नहीं। आपको अपना फ्यूचर हमेशा अपने बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट में ऐसे तमाम टीचर हैं जो स्टूडेंट के करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो अपने प्रोफेशन को मानते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो कोचिंग है, कोचिंग में स्टूडेंट आए दिन बढ़ते रहे और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैसा कमाएं। यहाँ तक कि स्टूडेंट को ये भी बोला जाता है कि आप केवल और केवल हमारे यहाँ ही पढ़ो, जबकि ये मार्केट है, सभी के लिए खुला है। वो स्टूडेंट तय करेगा कि हमको किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, उसके लिए जो भी बेस्ट होगा वो तय करेगा। लेकिन अक्सर क्या करते हैं टीचर, कई बार जो इमोशनल रूप से ब्लैकमेल भी करते हैं कि नहीं, अगर आप हमसे नहीं पढ़ते हैं तो फिर जो है मेरे कोचिंग में अगर आप नहीं पढ़ते फिर आपका रिश्ता हमसे ख़राब हो जाएगा, अगर आप जाते हैं वहाँ पढ़ने तो आपके पीछे पीछे सब चला जाएगा। देखिए ये चीज़ें ना बहुत ही मतलब कहते हैं छिछला टाइप का बात हो जाता है। और एक स्टूडेंट है ना, आप कभी सोचिए, आप टीचर भूल जाइए, आप एक टीचर वो बात भूल जाइए, आप कभी स्टूडेंट के नज़रिए से देखिए कि एक स्टूडेंट क्या चाहता है। वो चाहता है हमारे लिए जो सबसे बेस्ट से बेस्ट हो, क्योंकि वो उसका करियर का सवाल है और उनको पूरा आज़ादी है कि वो अगर चाहें, अगर उनमें क्षमता है वो सेल्फ स्टडी करेंगे। तो कोई टीचर वो क्यों दबाव बनाएगा कि नहीं तुमको आना पड़ेगा मेरे पास पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट, अगर आप कैपेबल हैं, आप खुद से पढ़िए, अपने से तैयारी कीजिए। और दूसरा बात, अगर हमको कोचिंग लेना ही हो तो पूरा मार्केट खुला हुआ है, कहीं भी पढ़िए, पटना, दिल्ली, बम्बई, जहाँ जाना पढ़िए आप आराम से, जो भी आपके लिए बेस्ट हो वहाँ पढ़िए।
टीचर का आप सम्मान कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी गिरफ्त में आ जाइए, क्योंकि अभी के टीचर वैसे टीचर रह नहीं गए पहले की तरह। उनका लाभ का जो हित होता है वो सबसे पहले वो अपना हित देखते हैं, स्टूडेंट का हित बाद में। तो ये जो मार्केटिंग, जो बड़े बड़े होल्डर पोस्टर जो देख करके जो बच्चे जाते हैं, उनको लगता है यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन नहीं। आप क्वालिटी चेक कीजिए ना कि आपको वो कितना डिटेल दे रहा है, आपको मटेरियल कितना दे रहा है, और जो वो मटेरियल कंटेंट दे रहा है वो आपको कितना समझ में आता है। हालांकि देखिए मेरा खुद का अपना ऑफलाइन का क्लास है, हम यहाँ पे अभी चालू किए हुए पढ़ा रहे हैं, पर हम आज तक कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहते कि तुम हमसे ही पढ़ो, कभी नहीं कहते हैं। अगर तुमको लगता है कि तुम कैपेबल हो, मतलब तुमको अगर ज़रूरत है हमसे तो पढ़ो, वरना पूरा मार्केट कहीं भी पढ़ो, तुमको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़ो। तो किसी स्टूडेंट पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। तो एक स्टूडेंट को गुरु भक्ति से भी बचना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि आप केवल और केवल अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए कि वो टीचर पढ़ा रहा है तो कितना सिलेबस का, हमेशा टीचर पे चढ़े रहिए। सर मेरा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी उनको ये सब भी चीज़ भी कवर करना, नहीं समझ में आए तो उससे 50 बार पूछिए, जब तक क्लियर नहीं हो जाए पूछते रहिए, क्योंकि आपने उस सर्विस के लिए आपने पेमेंट किया है। तो आप कैसे चाहोगे कि ख़राब क्वालिटी लेके चले जाएं? दुकान में कभी आपको ख़राब क्वालिटी का, मान लीजिए आप गए दुकान लेने के लिए, आप पूछोगे अंकल शैम्पू है आपके दुकान में? हाँ बेटा है ना। वो अच्छा आप चाह रहे थे क्लिनिक प्लस, वो आपको दे दिया चिक शैम्पू। आप बोलिएगा कि अंकल हमको तो क्लिनिक प्लस चाहिए था। बोलेगा बेटा मेरे पास चिक है, चिक ही सबसे बेस्ट होता है। बोलेगा अंकल हमको पता है क्या बेस्ट होता है क्या बेस्ट नहीं होता है, अगर है तो बोलो, नहीं तो फिर हम चलते हैं। तो नहीं बेटा मेरे पास तो वही है। तो आप क्या करते हो? छोड़ देते हो। तो वही चीज़ होना चाहिए। अगर वो टीचर आपके लायक कैपेबल है तो पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए। बाकी उनको बुरा लगना अच्छा, वो तो अपनी मर्जी पर है। हालांकि एक अच्छा टीचर को कभी भी यह बात बुरा नहीं लगना चाहिए, वो हमेशा उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर क्या होना चाहिए, क्योंकि जो अभी टीचर बनते हैं आमतौर पे वो भी एक स्टूडेंट ही रह चुके होते हैं अपने समय में। तो ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, और यही सारा चीज़ स्टूडेंट्स को हमेशा सोचना चाहिए। और आपका कोई क्वेश्चन है? बीपीएससी का तैयारी करने के लिए क्या स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल होना चाहिए? देखिए अभी वही चीज़ तो हम चर्चा कर रहे थे ना कि प्रोफेशनल होना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आपको तमाम तरह की उल जुलूल की बातों में नहीं आना चाहिए। बस आपको हमेशा अलर्ट रहना है, हमको इतना पढ़ना है, इतना छोड़ना है। और टीचर से जा रहे हैं तो हमको बिल्कुल काम से मतलब रखना चाहिए। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में हमेशा गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गैपिंग नहीं रखते हैं फिर आपसे वो स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, फिर आपका रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। और ये डर होना भी चाहिए मन में। एक टीचर अगर कभी फ्यूचर में मान लीजिए स्टूडेंट और टीचर के बीच रिलेशन काफ़ी क्लोज हो चुका है, तो कभी वो डांटेगा तो उसको बुरा लग जाएगा। तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े नहीं पढ़ाई करे तो डांट भी सकते हैं उसको। ठीक है।